Good morning, students. Today we will study chapter 4 from your English book First Flight. The lesson's name is From the Diary of Anne Frank, and this lesson is written by Anne Frank itself. So before we start the story, let us briefly go through the introduction. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945. Anne Frank का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मार्च 1945 को उसका मृत्यु हुआ। उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। वह एक ज्यूइश लड़की थी। ज्यूइश यहूदी जात के लोग होते हैं या यहूदी लोग होते हैं जो जुडाइज्म धर्म मानते हैं। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II, जिन्होंने अपना डायरी आम्स्टरडैम से लिखना प्रारंभ किया। जब नाजी पार्टी जर्मनी में वर्ल्ड वार II के दौरान अपने शक्ति पे आ गया, उस वक्त एन फ्रैंक और उसके पूरे परिवार जर्मनी से नीदरलैंड शिफ्ट हो गए थे और वे आम्स्टरडैम में जा कर के छुप गए। आम्स्टरडैम नीदरलैंड का कैपिटल है और वर्ल्ड वार II 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिस समय नाजी अपने पावर पे थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. जब नाजी जर्मनी में अपना शक्ति पे आ गई और नीदरलैंड को भी कब्जा करने लगे, तो एन फ्रैंक और उसके परिवार वहाँ पे फंस गए। As persecution against the Jewish population increased, और नाजियों के द्वारा ज्यूइश पॉपुलेशन पर अत्याचार होने लगा। The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building, और एन फ्रैंक के पूरे परिवार जुलाई 1942 में अपने फादर के ऑफिस बिल्डिंग में जा कर के छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल छुपे रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड, और उनकी ग्रुप को एन फ्रैंक और उनके परिवार को नाजी लोग ढूंढ निकाले एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उन्हें एक कारागाह में बंद कर दिया गया। सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बेर्गम बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप का नाम है, जहाँ पे एन फ्रैंक टाइफस की बीमारी से मर गई और उसके पहले उसकी दीदी मार्गोट फ्रैंक मर गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और
कंसंट्रेशन कैंप में केवल उसके पिताजी ही जीवित रहे और वो वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद में वो एम्स्टर्डम कैपिटल ऑफ नीदरलैंड वापस गए और वहाँ पे उन्हें एक डायरी मिली जो कि बहुत सुरक्षित था। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उसे विश्वास था कि वह डायरी उसके लिए एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, और वह हिम्मत जुटाया और उस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करने के लिए सोचा। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। और एन फ्रैंक के लिए वो डायरी उसके 13th बर्थडे में गिफ्ट के रूप में दिया गया था, और उस डायरी में बहुत सारे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और इवेंट्स लिखे हुए थे जो कि 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक का इवेंट्स उसमें लिखा हुआ था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, और वह डायरी डच भाषा में लिखा गया था। डच हॉलैंड में रहने वाले लोग बोलते हैं, है ना। और वह डायरी को, उस डायरी की भाषा को या उस डायरी को कई अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और उस डायरी को कई अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बुक में से एक था। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उस डायरी से कई फिल्म भी बनाए जा चुके थे। टेलीविज़न एंड थियोरेटिकल प्रोडक्शन, और कई टेलीविज़न सीरियल्स, फिल्म्स और ड्रामास उस डायरी के आधार पे किया गया था। बेस्ड ऑन द डायरी, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation, और उस डायरी में नाजी पार्टी के शासन के दौरान जो कुछ भी प्रतिदिन या रोज़मर्रा का जो कार्य हो रहा था, उस सारी चीज़ों को उस डायरी में बहुत ही बारीकी से लिखा गया था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और उस विषम परिस्थिति के समय या नाजी के अत्याचार के, नाजी लोगों के द्वारा अत्याचार के समय एन फ्रैंक एक बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वांस विक्टिम बन चुकी थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द
small introduction. Now let's begin the story. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो यहाँ एन फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस अनुभव था। उसके लिए डायरी लिखना किस प्रकार अजीब लगता था उसका भी यहाँ कारण बताया गया है। वो कारण क्या है, लेट्स देखते हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना ही वह कभी कुछ लिखी है, बट ऑल्सो बिकॉज इट seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl। वो यहाँ कारण बताती है, देखो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ये बात नहीं है कि मैं कभी कोई किताबें नहीं लिखी है, पर मैं एक 13 इयर्स ओल्ड लड़की हूँ और 13 इयर्स ओल्ड लड़की के थॉट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये सब कारण वो बताती है। ओके, ओह वेल इट डजंट मैटर। फिर कहती है कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मुझे लिखने का मन करता है। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest। और मैं यह डायरी लिख करके मैं अपना मन को, अपना दिल को हल्का करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो ये डायरी को लिखना प्रारंभ करती है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। सो students, paper has more patience than people। I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। ये बात पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये बात वो जब घर में उदास बैठे रहती थी तब उसके मन में ये सोच, ये विचार आया कि पेपर लोगों से ज़्यादा पेशेंट रखती है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोचते रहती थी कि मैं घर के अंदर रहूं या बाहर घूमने जाऊं। फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में वो रुकी रही जहाँ पे वो थी। ब्रोडिंग और थॉट्स उसके मन में आते रहे। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी। और वो आगे कहती है पेपर डज हैव मोर पेशेंस। पेपर हाँ पेपर में ज़्यादा धैर्य है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और मैं इस डायरी को जब तक दूसरे को पढ़ने नहीं दूंगी, दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और तब तक ये एक डायरी के रूप में ही रहेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक रियल फ्रेंड ना खोज पाऊँ
या मुझे ना मिल जाए तब तक मैं इस डायरी को किसी के लिए पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और यह मुझे किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो स्टूडेंट्स वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसके लिए कोई एक इंटीमेट या गहरा सहेली नहीं थी। वो तो एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। वो वहीं से ये थॉट उसके मन में आता है कि एक दोस्त बनाने के लिए, और वो दोस्त के रूप में वो एक डायरी को बनाती है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13 years old girl is completely alone in the world। और इसके आगे वो क्लियर करती है अपने को, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13 years old girl is completely alone in the world। और वो कहती है कि एक 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में completely अकेले है, and I am not। वो कहती है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में अकेली है, पर नहीं, उसके साथ उसके लविंग पेरेंट्स हैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years old सिस्टर, और उसकी एक बड़ी दीदी थी। एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। लेकिन उसके आसपास 30 लोग थे जिसे वो फ्रेंड कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। उसके एक प्यारा सा होम था, उसके आंट्स थे, उसके एक अच्छे घर थे। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि नहीं, मुझे एक अपना एक सच्चा मित्र, सच्चा सहेली, दोस्त होना चाहिए। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम। और वो सोचती है कि फ्रेंड्स के साथ होने में कितना अच्छा लगता है और कितना आनंद पूर्वक वो अपना समय गुजारती हैं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। और बिना दोस्त के साथ वो किसी के साथ अपना फीलिंग्स को, अपना पर्सनल फीलिंग को नहीं बता सकती थी, केवल रोज़मर्रा की चीज़ों को ही शेयरिंग कर सकती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और उनके साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निकट या घनिष्ठ नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इसी की वजह से वो एक डायरी को एक सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र बनाना चाहती है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। और कहती है कि यह मेरा गलती है कि मैं इन सारे लोगों के साथ अपना भावनाओं को, अपना फीलिंग को, अपना पर्सनल चीज़ों को बता नहीं पाती। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर। कोई बात नहीं, वह चीज़ें ऐसे ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और वे मुझे दुर्भाग्यवश मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी। और ये सोच कर के वो अपना डायरी लिखना प्रारंभ करती है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू jot down the facts
in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. और वो लंबे समय के इंतज़ार के बाद उसे एक दोस्त, एक सच्चा दोस्त मिलता है, वह है डायरी। और वो चाहती है कि मैं अन्य लोगों की जैसा इस डायरी में रोज़मर्रा की चीज़ों को नहीं लिखूंगी, पर मैं उसको एक सहेली, एक सच्चा दोस्त के समान मानूंगी और मैं अपने दोस्त को, अपने सहेली को किट्टी कह के पुकारूंगी, कहती है। और वह अपने डायरी का नाम किट्टी रखती है। फिर आगे देखते हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन। और कहती है, लोग मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को यदि मैं लिखूंगी तो वो समझ नहीं पाएंगे। I'd better provide a brief sketch of my life such as I dislike doing so। वो कहती है कि यदि मैं लिखना प्रारंभ करूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई समझ नहीं पाएंगे। ये कह के वो अपने लाइफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से देती है अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, जिसे वो ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो वो कहती है कि मेरे पिताजी बहुत ही प्यारे हैं, ऐसे मैं कभी किसी को देखी नहीं थी, कहती है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और मेरे पिताजी मेरी मम्मी को जब तक वो शादी नहीं किए तब तक वो 36 नहीं हो गए और मेरी मम्मी 25। तो एंड के पिताजी 36 इयर्स में शादी किए थे जब उसकी मम्मी 35 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और उसकी बड़ी दीदी मार्गोट फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को जन्मी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और वह 12 जून 1929 को जन्मी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और वो फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही, जन्म के बाद 4 साल तक वहाँ रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और उसके पिताजी हॉलैंड में 1933 में शिफ्ट हो गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और उसकी माँ सितंबर में उसके पिताजी के साथ चले गई। वाइल मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू एक्शन टू स्टे विथ माई ग्रैंड मदर। और एन फ्रैंक और मार्गोट अपने दादी के साथ रहने के लिए एक्शन चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और वो फरवरी में गई। आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और एन फ्रैंक को मार्गोट के बर्थडे में टेबल के सामने ऐसे रखा गया जैसे कि वो उसकी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट थी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और वो मोंटेसरी में नर्सरी स्कूल में पढ़ने लगी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। और
एंड फ्रैंक 6 साल तक हॉलैंड में थी, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, और 6 साल के बाद वो क्लास 1 में आ गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस द हेडमिस्ट्रेस, और जब वो क्लास 6 में थी तब उसकी टीचर मिसेस क्यूपरस हेडमिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब वहाँ से उनको विदाई होना पड़ा तो एन फ्रैंक और उसके मिस्ट्रेस बहुत रोने लगे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और 1941 में उसकी दादी बहुत बीमार पड़ गई और उसे ऑपरेशन करना था। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटल सेलिब्रेशन, तो एन फ्रैंक का बर्थडे बहुत हल्का सा मना करके बहुत छोटा सा वो लोग मनाएं। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसकी दादी 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और एन फ्रैंक को कोई नहीं समझ पाया कि वो अपने दादी को कितनी प्यार करती है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और कैंडल्स वॉज लिट अलोन विद द रेस्ट, और 1942 में जब एन फ्रैंक अपना बर्थडे मनाई तो वो अपने कैंडल के साथ अपने दादी माँ के नाम के लिए भी एक कैंडल जलाई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, और एन फ्रैंक अभी बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और उसी दिन से वो अपना डायरी में लिखना प्रारंभ करती है। सो स्टूडेंट्स, अपना डायरी लिखने से पहले वो सोचती है कि मैं एक छोटी सी लड़की के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो कोई मेरे डायरी को पढ़ नहीं पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। ये कह के वो अपना पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन देती है, और उसके बाद में वो अपना डायरी लिखना प्रारंभ करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the lesson till here. So after listening to my video, you read the text so that you may understand it more clear and more better. Thank you.